अबरार, आवाज़ सही आ रही है आपको? और गूगल मीट में भी बुलंद इकबाल, आप मुझे कंफर्म कर दें आवाज़ सही आ रही है? सर स्काइप पे तो आ रही है। चलें, गुड, ये सही है। अच्छा, स्विचिंग इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो गया। वैसे इससे पहले जो हमारा अक्टूबर बैच चला था या उससे पहले अगस्त बैच चला था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स एंड 10 to 15 डेज में ये कोर्स कवर करवा दिया था। और अच्छी खुशैन बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे जो अक्टूबर बैच के थे वो अभी इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं और साथ CCNP में भी वो इनरोल्ड हो गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो लेकिन ये जो जनवरी का बैच हमारा चला है ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, इस वजह से कि ज़्यादा हम रियल इन्वायरमेंट में भी काम करते रहें और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल में जाके देखा, बेसिक स्विचिंग, ताकि स्विचिंग भी सब स्टूडेंट्स की अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और फिर इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो हैं हमने रिपीट इस वजह से किए कि दरमियान में कुछ लोग जो है हमारे साथ नए जुड़े थे, तो उनको भी हमने साथ लेके चलना था। तो दैट्स वाई थोड़ा सा ये हमारा बैच लंबा हो गया, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है ना वो सेटिस्फाइड हैं कि कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए कि उनको नॉलेज अच्छा डिलीवर हुआ है और उनके कंसेप्ट स्विचिंग के लिहाज से सबके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। लेकिन स्विचिंग के टॉपिक्स चूँकि हमारे इस जनवरी बैच के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर्ड हैं, अब हम लोग बात करेंगे राउटिंग के हवाले से और राउटिंग स्टार्ट करेंगे। और राउटिंग को इस अंदाज में हम लेके चलेंगे कि एक तो सबसे पहले हम राउटिंग को अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे और कोई भी जो टॉपिक जो राउटिंग का इस दफ़ा हम लोग करेंगे। ए, ये उमैर सिकंदर, आप काइंडली अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दें, आपको इससे पहले मैंने क्लास में नहीं देखा। हाँ, लेफ्ट कर, ठीक है। अच्छा, तो राउटिंग के हवाले से मैं बता रहा था कि राउटिंग का टॉपिक जो है हम एनी लेवल पे नहीं करेंगे। राउटिंग के टॉपिक्स को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल लेवल से इंटरप्राइज लेवल तक हम उसको लेके जाएंगे। एक तो बेसिक है रिप, इट्स ओके, और स्टैटिक राउटिंग। लेकिन जो डायनेमिक राउटिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, EIGRP है या OSPF है, क्योंकि ये NP में BGP लेवल के ऊपर इसको यूज़ किया जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर IGP के तौर पर। दैट्स वाई हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और इन ताकि इसके बाद जैसे ही हम लोग NP का बैच स्टार्ट करें तो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो आज उसी के हवाले से हम लोग एक क्लास करने जा रहे हैं, क्योंकि राउटिंग में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने IP को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो दैट्स वाई आप लोगों की एक तो आज की क्लास में हम IP एड्रेसिंग रिपीट करवाएंगे, रिवाइज करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद सब नेटिंग जो है वो सबनेट मास्क, नेट मास्क की जो है ना बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो फॉर दैट कभी भी मैं राउटिंग स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं सब नेटिंग जो है वो अच्छी तरह से करवाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कुछ लोग CCNP में भी कर रहे हैं और वहाँ पर भी आपको यही कहा गया था कि सब नेटिंग को आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लें। तो दैट्स वाई हम कोशिश करेंगे कि कुछ जितना जल्दी हो सके हम अपनी सब नेटिंग को, क्योंकि कुछ हमारे पास जैसे जवाद भाई हैं या उमर हशाम हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहले से सब नेटिंग आती भी है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि उनकी भी अच्छे से रिवाइज हो जाए। और जनवरी बैच वाले लोगों की तो ऑलरेडी उन्होंने डिटेल में सीखनी है, और अक्टूबर बैच वाले भी कुछ लोग हमारे साथ हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि CCN बेसिक है ये नेटवर्क्स, इसको जिसने अच्छी तरह से सीख लिया उसको आगे जो है ना कोई भी और टॉपिक है, कोई भी वेंडर की डिवाइस है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग काम भी कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम लोग बेसिक नेटवर्क्स को अच्छी तरह से सीख लें, CCNA को अच्छे से कर लें, तो हम किसी भी वेंडर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। जस्ट कमांड्स चेंज होती हैं हल्की, कुछ जो है ना उनकी जो है ना स्पेसिफिक चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी बैक एंड पे कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है। सो फॉर दैट हम लोग राउटिंग से पहले सबनेटिंग जो है ना बहरहाल उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा IP एड्रेसिंग को रिपीट करते हुए और रिवाइज करते हुए चलेंगे। मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ IP एड्रेसिंग के हवाले से।
आईपी एड्रेस के हवाले से अगर हम लोग बात करें जनरली भी और सिंपल भी अगर बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि हम नेटवर्क्स की जब बात करते हैं तो नेटवर्क्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो आईपी एड्रेस का होता है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बात करें हम लोग तो वहाँ पर भी जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाया जाता है, हम लोग वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं या फिर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आजकल के दौर में आईडीएस जो है वो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक्स हैं, इनको किस तरह से काउंटर किया जाता है। इसमें एक तो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं और दूसरा हम नेटवर्क के अंदर ऑटोमेशन की तरफ जो है ना ज़्यादा हमारा रुझान होता है। जैसे एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, कंट्रोलर्स के ज़रिए डिवाइसेस को मैनेज किया जाता है और उन कंट्रोलर्स के ऊपर भी हम लोगों ने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को अप्लाई किया होता है, जिसकी वजह से जो एनॉमली बेस्ड इंट्रूजन्स होती हैं उनको भी वो डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती हैं। और अननोन आईपी या फिर आईपी स्पूफिंग होती है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं जिनकी वजह से उनको डिटेक्ट और मिटिगेट किया जाता है। तो फॉर दैट ऑब्वियसली हमें आईपी एड्रेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और एक तो आईपी वेरिएंट 4 जिसको हम अभी कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आईपी वेरिएंट 6 को भी ओएसपीएफ के साथ जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम लोग पहले आईपी वेरिएंट 4 को अच्छे से देखते हैं, इसकी सबनेटिंग करते हैं, फिर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स करेंगे और उन्हीं के दौरान में हम लोग आईपी वेरिएंट 6 को भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे और उसको भी ओएसपीएफ वेरिएंट 2 के साथ प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, बीजीपी लेवल की मैं टोपोलॉजी क्रिएट करके इसको भी मैं प्रैक्टिकली कर कर दिखाऊंगा आपको और इसकी भी हम क्लासेस करेंगे इंशाल्लाह। तो आईपी एड्रेस के हवाले से मैं बात कर रहा था कि बेसिक पहले अगर सिंपल आईपी एड्रेस की बात करें तो ये हमें पता है कि एक यूनिक एक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस जो कि हर एक डिवाइस को असाइन किया जाता है नेटवर्क के अंदर उसकी आइडेंटिटी के लिए। बेसिकली दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस होता है और एक मैक एड्रेस होता है जो डिवाइस को असाइन किया जाता है। और इसको अगर ओवरऑल ओएसआई मॉडल में देखें तो हम तीन तरह के एड्रेसेस को यूज़ करते हैं ओएसआई मॉडल में। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस के बाद पोर्ट एड्रेस भी होता है हमारे पास, जिसको पोर्ट एड्रेस पैट का कंसेप्ट भी यूज़ किया जाता है। हम अपने गेटवे डिवाइसेस के अंदर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो मेनली हम चूँकि फिजिकल किसी इंटरफेस के ऊपर आईपी की बात करें या फिर किसी स्पेसिफिक लैन कार्ड के साथ बाइंड मैक एड्रेस की बात करें तो हम दो एड्रेसेस को कंसिडर करते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस का आपको पता है ये बिल्ट इन होता है, 6 बाइट्स का होता है और फिक्स्ड होता है और किसी भी डिवाइस के साथ ओईएम की तरफ से आपके पास अटैच्ड आता है। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है इट इज़ बेसिकली एवरी टाइम यूनिक्स बट इट इज़ डायनेमिक, ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। जैसे हमारा नेटवर्क चेंज होता रहेगा वैसे ही आईपी एड्रेस भी चेंज होता रहेगा। ये 4 बाइट्स का एक बेसिकली एड्रेस होता है जिसमें टोटल बिट्स जो होती हैं वो 32 बिट्स होती हैं, उनकी ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से ये जनरेट होता है। स्टार्टिंग जो होता है वो 0 से होता है, किसी भी बाइट में इन चारों बाइट्स में सबसे कम से कम जो वैल्यू आ सकती है वो 0 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 तक आती है। ये आती किस तरह से है, चूँकि इसमें आईपी एड्रेस 4 बाइट्स का होता है, यानी कि 4 पोर्शंस होंगे इसके इंडिविजुअली। जैसे हमारे पास अगर एक आईपी एड्रेस है 192.168.10.171 तो 192 इसका एक बाइट, 168 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से ये 4 इसके बेसिकली बाइट्स होंगे। और हर एक बाइट, चूँकि आपको मेमोरी की यूनिट्स का अगर पता हो और जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम लोग रिपीट करवाते हुए चलें तो जो बेसिकली मेमोरी की यूनिट्स होती हैं वो बिट्स से स्टार्ट होती है। किसी भी बेसिकली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यूनिट, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पर यूनिट्स आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स के हवाले से आपने स्टडी किया होगा। तो यूनिट इकाई को कहते हैं, सबसे कम तरीन पैमाइश किसी चीज़ की जो होती है। तो उसके बाद बिट, सबसे कम यूनिट 8 बिट्स जब आपस से मिलती हैं तो एक बाइट बनता है। तो अभी चूंकि हम 4 बाइट्स की बात कर रहे हैं तो हर एक बाइट में 8 8 बिट्स होंगी, तो टोटल 4 बाइट्स में हमारे पास 32 बिट्स हो जाएंगी। ठीक है। और बाइट के बाद फिर आगे किलो बाइट होता है, के बी 1024 बाइट्स मिलके 1 किलो बाइट बनाते हैं। उसके बाद मेगा बाइट होता है, ऐसे ही 1024 किलो बाइट्स मिलके मेगा बाइट्स बनाते हैं, फिर गीगा बाइट्स, फिर टेरा बाइट्स, फिर पेटा बाइट्स,
अप टू सो ऑन। इस तरह से मेमोरी की यूनिट्स जो हैं वो चलती हैं। नेटवर्क के अंदर भी, हम अपनी डिवाइसेस के अंदर भी, हमारी सर्वर्स की जो डिस्क्स होती हैं उनके अंदर भी यही सेम जो है बेसिकली प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है मेमोरी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब जो 4 बाइट्स हैं उनको 8-8 बिट्स में चेंज कर दिया गया है। वो 8 बिट्स जो होते हैं उनको अगर मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, या फिर उनकी जब हम कैलकुलेशन के हवाले से बात करें, तो वो जो 8 बिट्स होती हैं वो होती हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ये बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 बिट्स हैं जिनके अगर मशीन अंडरस्टेबल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इन्हीं के ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये कोई भी आईपी एड्रेस है वो मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू, या फिर इवन कोई भी एड्रेस हम लोग अगर आईपी वेरिएंट 4 का लिखेंगे तो वो यहीं से जनरेट होगा। ये चीज़ आपने जो है ना अच्छी तरह से डिटेल में समझनी है कि कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 255 कैसे आता है। ये जो हर एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, इन 8 बिट्स के ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है। लाइक अगर हम इन सब को ऑन कर दें, सबको ऑन करने से मुराद ये है सबको एडिशन में काउंट करना है उस आईपी की कैलकुलेशन में। और अगर कुछ को ऑन और कुछ को ऑफ करेंगे तो जो ऑन होंगे, ऑन से मुराद 1 होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और ऑफ से मुराद 0 होता है। ठीक है, तो सबको अगर 1 कर दिया, यानी सबको अगर हमने ऑन कर दिया, तो इस चीज़ का ये मतलब है कि हमारे पास सारी बाइट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। बाइट से मुराद उसके क्रॉसपोंडेंट्स जो भी वैल्यू होगी, लाइक ये 1 है, ये 1 है, और अगर इसको कंसिडर करें तो ये ऑल वंस हैं, यानी इन सब को ऐड करेंगे। लेट्स ऐड देम 128 प्लस 64। अब ये सबनेटिंग हम जब कर रहे हैं ना, तो इसके लिए या फिर आईपी एड्रेसिंग के कंसेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 2 की पावर्स एक तो होंगी, और इसके अलावा हमारे पास मज़ीद आगे छोटे छोटे जब एक मेन सब नेटवर्क के सबनेट्स बनाएंगे तो कुछ कैलकुलेशंस हमें जो है ना रन टाइम पे करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से आपकी मैथमेटिक्स जो है ना वो बेसिक मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी ज़रूरी है, जो कि आप 9th 10th एफएससी लेवल पे भी अगर आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। तो ये तमाम बाइट्स को अगर ऑन किया जाए तो 128 प्लस 64 192, प्लस 32 224, प्लस 16 240, प्लस 8 248, और 4 252, और 2 254, और 1 255। यानी सबको जब हमने ऑन किया तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास अचीव हुई 255, और सबको अगर ऑफ करेंगे 0 0 0 0 0 करेंगे तो ऑब्वियसली इनमें से कोई भी हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो आंसर भी हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद दरमियानी कोई भी वैल्यू जो होगी वो इनके ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से जनरेट होगी। लेट्स सपोज हम एक रैंडम वैल्यू नंबर लिखते हैं 0 से लेकर 255 तक, और उसके बाद देखते हैं कि इनके ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं। लाइक हम लोग 233 लिखते हैं एक वैल्यू, ये तो 0 से 255 के दरमियान में लाई करती है ना। लेकिन अब देखते हैं कि ये 233 यहाँ पर जो 8 बिट्स थी किसी भी एक बाइट में, इनको कैसे हम लोग ऑन और ऑफ करेंगे तो ये एग्जैक्टली हमें यही वैल्यू अचीव होगी। उसके लिए हमने लेफ्ट टू राइट के प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये वही चीज़ें जो आप कर चुके हैं मोस्ट ऑफ यू पीपल। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, थोड़ा सा जनरल रखा हुआ है। लेकिन जो लोग बिल्कुल न्यू हैं जैसे तलहा हैं, और इसके अलावा हमारे पास कुदसिया का मुझे अंदाज़ा नहीं है, ये कह रही है मैंने पहले किया हुआ है इस वजह से उनका नहीं मुझे अंदाज़ा। मेनली हमारे पास तलहा ही हैं, और एक यूनीब और एक दो और स्टूडेंट्स हैं जो अभी इनरोल हुए हैं नेक्स्ट बैच के लिए, उनकी तो चलो है। तो आपको अगर फिर भी इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जा रहा अभी, तो आपको स्विचिंग अब जब हम स्टार्ट करेंगे न्यू बैच, हम विद इन 2 to 3 डेज उसको अनाउंस कर देंगे कब से स्टार्ट करना है, उसमें आपको मज़ीद डिटेल में इसको मैं समझाऊंगा। तो अभी हम लोगों ने एक वैल्यू अचीव करनी है 233 जो 0 से 255 के दरमियान में लाई कर रही है। इसको देखेंगे कि ये जो बेसिकली इनके ऑन और ऑफ बिट्स के किस तरह से कॉम्बिनेशन से ये आउटपुट हमारे पास अचीव होगी। उसके लिए हम लोग सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट में हम लोग वैल्यू देखते हैं सबसे पहले 128। लेट्स सी कि 128 को हम लोगों ने ऑन करना है या ऑफ करना है। इसके लिए हमें आउटपुट चाहिए 233। तो 233 हम लोग इनको ऐड करते करते ये चीज़ हमने बस जहन में रखनी है कि इनको ऐड करने से कहीं वैल्यू इससे एक्सीड तो नहीं कर गई।
अगर एक्सीड नहीं कर रही, इसके अंडर ही है, इससे नीचे ही वैल्यू आ रही है, तो तब तक हम उनको ऑन यानी 1 करते जाएंगे। तो 233 में ऑब्वियसली 128 इससे नीचे ही है, इसके अंडर ही आता है, तो 128 को हम लोग ऑन कर लेंगे। 128 के बाद 128 में 64 और ऐड करें तो कितना होता है 192, और हमें चाहिए 223, तो ठीक है 192 यहाँ तक भी हमें इसको ऑन रखना पड़ेगा। 192 के बाद अगर इसमें 32 ऐड करें तो वो होता है 224, और हमें चाहिए 233, तो 224 वी आर गुड विद इट, सो हम इसे भी 1 रखेंगे यानी ऑन रखेंगे। उसके बाद 224 में अगर हम लोग 16 ऐड करें तो 240 हो जाएगा, और 240 जो है हमारी जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रहा है, हमें चाहिए 233 और ये ऐड करने से 240 हो रहा है। तो दैट्स वाई ये जो 16 वाला जो नंबर है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, जिसको हमने कंसिडर नहीं करना, ऐड नहीं करना, उसको हम लोग ऑफ ही रखेंगे। इसका ये मतलब हुआ इन चारों को अगर दोबारा देखें तो 128 को ऑन रखा, 64 को ऑन रखा, 32 को ऑन रखा, 16 को ऑफ रखा, इन चारों को कंबाइन करें तो 128 प्लस 64 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 0 है ये 16 क्या हो गया 0 हो गया, इस वजह से अभी तक भी हमारे पास 224 ही अचीव हुआ है, अभी 224 से आगे नहीं गए हम लोग। अब 224 में अगर 8 मजीद ऐड करेंगे तो 232 हो जाएगा, हमें चाहिए 233, तो 232 जो है वो छोटी वैल्यू है, 233 उससे बड़ी वैल्यू है यानी उसके रेंज में आता है, इस वजह से इसको भी हम लोग ऑन रख लेंगे। 232 232 में अगर हम मजीद 4 ऐड करें तो वो 236 हो जाएगा, जबकि हमें 233 चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें इसको ऑफ रखना पड़ेगा। फिर अभी भी हमारे पास इसका मतलब है कितनी वैल्यूज हैं 232 ही है, और सम जो है वो 232 आया हुआ है। 232 में 2 ऐड करें तब भी 234 आता है, जबकि हमें 233 चाहिए, तो इसको भी हमें ऑफ रखना पड़ेगा। और फाइनली ये जो 1 वाली वैल्यू है 232 में 1 ऐड करें तो 233 हमारे पास अचीव हो जाएगा। तो देखें इस तरह से मैंने एक नंबर रैंडम नंबर लिया है 233, तो इनके ऑन ऑफ कॉम्बिनेशन से एग्जैक्टली वही वैल्यू हमारे पास अचीव हुई है। तो इट्स मीन दैट 0 से लेकर 255 तक आप लोग घर में ट्राई भी करें कि कोई भी जो नंबर होगा वो इन्हीं बेसिकली 8 बिट्स के ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से अचीव होगा, और सेम थिंग विल बी रिपीटेड फॉर ऑल द बाइट्स। दिस वाज लाइक अगर ये फर्स्ट बाइट के लिए था उसके लिए भी ये सेम इंडिविजुअली स्कीम को फॉलो किया जाएगा, सेकंड बाइट के लिए अगेन इसी स्कीम को फॉलो किया जाएगा, थर्ड बाइट के लिए भी, एंड फोर्थ वाले बाइट के लिए भी। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ creating and managing IP address in an individual byte of IP variant 4। तो 4 बाइट्स का होता है, 32 बिट्स होती हैं, और जो 32 बिट्स होती हैं हर एक बाइट की 8 जो बिट्स होती हैं उनके ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है। ये जनरल बेसिकली आईपी आता कैसे है, नंबर्स कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं हर एक बाइट में, मिनिमम और मैक्सिमम। तो किसी भी बाइट में ये चारों जो बाइट्स हैं लाइक 192 168 10.171, तो इसमें आपको 0 से कम माइनस में नहीं, और 255 से ऑनवर्ड 256 257 या इस तरह से कोई वैल्यू आपको डिजिट नज़र नहीं आएगा, ये 0 से 255 के दरमियान में ही होगा आईपी एड्रेस। अब तो ये बात आ गई, टोटल 4 बाइट्स हैं, तो अगर 4 बाइट्स इन्हीं को अगर हम लोग रीअरेंज करना स्टार्ट करें 0000 से लेकर 255 255 255 255 तक, तो ये 3 to 4 बिलियन आईपीज अप्रोक्सीमेटली बनती हैं, यानी इतनी आईपी एड्रेसेस हम लोग इनसे जनरेट कर सकते हैं। चीज़ों को बेसिकली रीअरेंज शफलिंग करके आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो उसके लिए अगर हम लोग ये बात करें कि 3 बिलियंस या 4 बिलियंस या इवन 5 बिलियंस आईपी एड्रेसेस भी होते हैं, और पूरी दुनिया की अगर हम पॉपुलेशन को काउंट करें, और हर एक इंडिविजुअल के पास आपको पता है मल्टीपल आईपी बेस्ड डिवाइसेस आ चुकी हैं आज के इस दौर में, आईओटी का दौर है, ना कि इवन हमारे स्मार्टफोन्स डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स या हमारे सर्वर्स आईपी तक महदूद नहीं हुए, बल्कि हमारी होम अप्लाइंसेस भी जो है वो आईपी बेस्ड होती जा रही हैं और हो चुकी हैं। तमाम हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और इंडिविजुअल होम के अप्लाइंसेस जो हैं वो आईपी के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है, कैमराज आईपी बेस्ड हैं, आईपी फ़ोन से हमारे पास हमारी एलईडीज़ वगैरह घर में जो टीवी होते थे सिंपल पहले वो भी अब आईपी बेस्ड हैं, इवन हमारे घर के फ्रिज एसी मोटर पंखे इन चीज़ों को भी आईपी के साथ कंट्रोल किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर।
तो जब इन चीज़ों को अगर कंसिडर किया जाए और ये टोटल आईपीज़ की अगर शफलिंग करके हमारे पास 3 to 4 बिलियन आईपीज़ अगर हमारे पास आ रही हैं उसको देखा जाए तो ऑब्वियसली ये आईपी एड्रेसेस बहुत कम हैं। तो उसके लिए और इनिशियली तो हमारे पास ये आईपी एड्रेसेस बहुत कम थे, उनको सोचा गया और आयाने ने जब इसको कंसिडर किया, इसका सलूशन तो फिर ये निकल आया कि आईपी वेरिएंट 6 आ जाए, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, वो 128 बाइट्स के ऊपर बेसिकली मुश्तमिल है और उसको हम देखेंगे हम लोग। लेकिन हमें तो आजकल भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज लेवल के ऊपर भी आईपी वेरिएंट 4 ही यूज़ हो रहा है, नज़र आ रहा है। अब क्या वजह है कि आईपी वेरिएंट 4 अभी तक कैसे यूज़ हो रहा है? ये बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि आईपी वेरिएंट 4 को स्मार्टली एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है। उस क्लासिफिकेशन के बाद और वेल मैनेजमेंट के बाद इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इसको इन्हीं लिमिटेड आईपीज़ को कुछ स्केजल्स में बेसिकली डिवाइसेस को और इंटरप्राइज लेवल के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बेसिकली डिवाइड करके अरेंज करने के बाद इसी आईपी वेरिएंट 4 को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि अभी तक ये आईपी वेरिएंट 4 यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ये आया था, जो कंसेप्ट था इसका, अगर उसी पे रहता तो आज तक आईपी वेरिएंट 4 का कंसेप्ट खत्म हो चुका होता। अब मैं बताता हूँ वो किस तरह से बेसिकली आईपी वेरिएंट 4 को स्मार्टली रिसर्चर्स ने इसको मैनेज किया। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि 3 to 4 बिलियन अगर आईपीज थी, तो कोई भी जो चीज़ होती है, इंसान है, जानवर हैं, या कोई भी आमतौर पर जब भी कोई एक स्पेसिफिक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ों की तादाद जब ज़्यादा होती है, तो उसको हमेशा अगर हम लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसको हम लोग ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन करेंगे। जब तक चीज़ों की क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो तब तक उन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल है। जैसे इंसानों में भी उसकी कास्ट के अकॉर्डिंगली या मुख्तलिफ अंदाज में उसको क्लासीफाई किया गया उनके सेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये तो इसी तरह से आईपी एड्रेसेस को भी बेसिकली सिंपल जो 0 से लेकर 255 तक टोटल आईपी एड्रेसेस थे, उनको क्लासीफाई कर दिया गया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर और हैंडसम यूज़ इन द नेटवर्क के लिए। उसमें फिर इनकी जो है ना 5 क्लासेस बना दी गई हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ये बेसिकली 5 क्लासेस हैं। ये 5 क्लासेस बेसिकली इस आईपी एड्रेसेस को एक दूसरे से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनका नेटवर्क के अंदर यूज़ बेसिकली बताती हैं कि कौन से आईपी एड्रेस और कौन सी रेंज की कहाँ कहाँ यूज़ है। तो ये जो 5 क्लासेस हैं ना, इनको जिनको अभी तक नहीं पता उनको समझने के लिए बस ये याद रखिए कि इन क्लासेस को पहले बाइट में जो है ना बेसिकली हमने डिफाइन करना है। पहले बाइट की बेस के ऊपर हम इस चीज़ का फैसला करेंगे कि कौन सा ये आईपी एड्रेस जो हमने लिखा है वो कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है। पहले बाइट से मुराद ये है कि लाइक हम कोई भी एक आईपी एड्रेस लिखते हैं, जैसे 192.168.10.99। ये एक आईपी एड्रेस लिखा, इसमें ये 1, 2, 3 और 4 बाइट्स थे। 4 बाइट से मुराद ये पहला बाइट है, इसको हम लोग फर्स्ट बाइट कहते हैं बेसिकली। ये फर्स्ट बाइट रिस्पॉन्सिबल होगा और इस चीज़ के बारे में हमें बताएगा कि ये जो है कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है। अगर इस पहले बाइट में, जस्ट पहले बाइट में आगे कोई भी वैल्यू हो अकॉर्डिंग टू द बेसिकली प्रोटोकॉल ऑफ आईपी, लाइक 0 से लेकर 255 के दरमियान में होनी तो ज़रूरी है, लेकिन वो उनके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जो पहला बाइट है, उस पहले बाइट में अगर जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 126 तक है, तो इसका ये मतलब है कि दैट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास ए ऑफ योर आईपी एड्रेस। गॉट इट? उसके बाद अगर क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में अगर वही पहले बाइट में वैल्यू 128 से लेकर 191 तक है। अब यहाँ पर एक मैंने आईपी एड्रेस छोड़ दिया है, 0 से लेकर 126, उसके बाद 127 होना चाहिए था, लेकिन 127 चूंकि यहाँ पर हमने नहीं लिखा, इसका रीज़न मैं एट दी एंड डिस्कस करता हूँ। अगर पहले बाइट में वैल्यू हमारे पास 128 से 191 तक लाई करती है, इस चीज़ का ये मतलब है कि वो क्लास बी के साथ बिलोंग करता है। फिर अगर पहले ही बाइट में वैल्यू 192 से लेकर 223 तक लाई करती है, जाना हमने कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 255 तक जाना है। ये सबसे कम देखें 0 है और सबसे बिगेस्ट है वो 255 है। तो 192 से 223 तक अगर लाई करेगी तो उसको हम लोग क्लास सी कहेंगे। फिर ये जो मेन 3 क्लासेस हैं ना, अब ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, अब इसको भी आगे चले हम डिस्कस करते हैं कि क्या इनका इनमें डिफरेंस क्या है क्लासेस में। फिर उसके बाद क्लास डी,
224 से लेकर 239 तक, और क्लास ई जो है वो 240 से लेकर 255 तक। अब जो दरमियान में 127 जो है वो इनमें से किसी एक क्लास के साथ स्पेसिफिकली बिलोंग इसलिए नहीं करता क्योंकि वो नेटवर्क के अंदर किसी एक इंडिविजुअल डिवाइस को आईपी एड्रेस इस क्लास से असाइन नहीं होता, पहले बाइट 127 हो। ये रिसर्च पर्पस लूप बैक के लिए, और इसके अलावा ये बेसिकली हम जब वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करने के लिए ये बेसिकली यूज़ होता है 127 वाला जो आईपी एड्रेस होता है, 127.0.0.1 से लेकर ऑनवर्ड 127.255.255.255 तक। तो दैट्स वाई हम इसको नेटवर्क के अंदर हमें फिजिकली किसी एक स्पेसिफिक नेटवर्क के साथ हम इसका बिलोंग नहीं रखते। तो ये क्लासेस थी आईपी एड्रेस, इनको वेल मैनेज किया गया इस वजह से ताकि इनको अच्छी तरह से यूज़ किया जाए। उसके बाद वेल मैनेज किस तरह से किया जाए ताकि अब यहाँ पर इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि पहली जो 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ये नेटवर्क के अंदर बेसिकली आपको नजर आएंगे, यूज़ होंगी। नेटवर्क के अंदर यूज़ होने से मुराद ये लैन और वैन में हमें ये आईपी एड्रेसेस नजर आएंगे प्राइवेट और पब्लिक के तौर पर। इंडिविजुअल डिवाइसेस को भी असाइन होते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा वो जब हम पब्लिक आईपी एड्रेस के तौर पर भी देखेंगे उसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे, वहाँ पर ये डिवाइसेस के साथ बेसिकली इंटीग्रेट हुए नजर आएंगे। लेकिन जो क्लास डी और क्लास ई हैं, इनको नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को हम नहीं असाइन कर सकते। ये बेसिकली यूज़ होते हैं मल्टी कास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स करते हैं, कोई ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है ना इन आईपी एड्रेसेस को देखेंगे। जब हम लोग उसके लिए भी लाजमी है कि पहले उस डिवाइस का यूनिकास्ट आईपी हो, यूनिकास्ट आईपी होगा, उसके बाद ही मल्टीकास्ट आईपी भी उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कन्वर्जेशन में यूटिलाइज होगा और उसको असाइन किया जाएगा। एंड आईएनए इज बेसिकली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हैं, बाकी इनकी मजीद डिटेल्स देखते हैं। अब ये क्लासेस भी इनमें कैटेगराइज हो गई, आईपी एड्रेस का हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, आईपी स्कीम भी समझ आ गई कि कहाँ से लेकर कहाँ तक यूज़ करेंगे। अब हम लोग एक और मजीद, एक तो मैंने बताया था कि आज तक आईपी वेरिएंट 4 क्यों यूज़ हो रहा है, उसका ये एक तो ये इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई, इसको कैटेगराइज कर दिया गया कि कहाँ से कहाँ तक नेटवर्क में यूज़ करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हम लोग इसको बाकी मल्टीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो ब्रेक थ्रू था आईपी वेरिएंट 4 के कॉन्सेप्ट के अंदर, वो ये था कि इसको प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में जब डिवाइड कर दिया गया तो इसके बाद इसकी यूज़, इसकी डिमांड और इसकी जो स्पेसिफिक नंबर्स थे उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ये किस तरह से हुआ? इसके लिए आईपी एड्रेस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि चूँकि सबसे पहली बात और सबसे अहम बात आपको जनरली भी पता होगी, बीइंग अ पार्ट ऑफ ओवर टीम फ्रॉम 2 to 3 months, ज़्यादातर लोगों को पता है कि नेटवर्क्स के अंदर आईपी एड्रेस हैकिंग के अंदर या फिर इंडिविजुअल आइडेंटिटी मैनेजमेंट के अंदर और इंटरनेट लेवल के ऊपर आईपी एड्रेस ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जैसे हमारी अपनी यूनिक आइडेंटिटी एक आईडी कार्ड नंबर होता है जो कि पूरी कंट्री में उस स्पेसिफिक रीजन में किसी को नहीं असाइन किया जाता, लेकिन इंटरनेट के आईपी का रीजन तो कोई स्पेसिफाइड नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, इसलिए पूरी दुनिया को ही हम एक रीजन कंसिडर करके लेके चलते होते हैं जब आईपी की बात करते हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका डिस्ट्रीब्यूटर आयन है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इस आईपी की बेस पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका मतलब है जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड नंबर जो मुझे मिला हुआ है वो किसी और को नहीं मिलेगा, ऐसे इंटरनेट में एक आईपी एड्रेस जो मुझे मिला हुआ है वो भी किसी और को नहीं मिलेगा। इट इज़ बेसिकली माई यूनिक आइडेंटिटी। और इससे अगर मल्टीपल लोगों को अगर ये एक आइडेंटिटी असाइन होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर कोई साइबर क्राइम कोई परफॉर्म करता है और वो मल्टीपल लोकेशंस में वही आईपी एड्रेस असाइन हुआ है तो फिर उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस वजह से एक पब्लिक आईपी एड्रेस जिस स्पेसिफिक रीजन, जिस लोकेशन में जिस बंदे को और जिस ऑर्गेनाइजेशन को इवन असाइन हुआ होगा, वो आईपी ऑर्गेनाइजेशन को एट दैट टाइम असाइन नहीं हो सकता। अगर वो स्टैटिक है फिर तो जब तक वो रिलीज करता है तब तक नहीं असाइन होगा, और अगर डायनेमिक है तो वो डिपेंड करता है, जब वो चेंज होगा तो तभी किसी और स्पेसिफिक पार्ट पे असाइन होगा। उसको भी हम, दैट इज समथिंग एल्स लिटिल बिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब वो क्या ब्रेक थ्रू था कि आईपी एड्रेसेस मैंने बता दिया, पूरी दुनिया में अगर हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने पे आ जाए हम लोग, तो फिर तो अगर एशिया के अंदर ही बात करें तो बिलियंस में डिवाइसेस यूज़ हो रही होंगी, तो ये आईपी एड्रेसेस तो एशिया में ही ख़त्म हो जाएंगे।
आगे और कंट्रीज में कैसे चलेंगे। तो इसके सोल्यूशन के तौर पर इन आईपी एड्रेसेस जो नेटवर्क के अंदर मेन 3 क्लासेस की हमने बात की थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जो इंटरनेट लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल डिवाइस को असाइन किए जा सकते हैं, असाइन करते हैं। तो इसके लिए इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस। नोट कर लें इस चीज़ को कि आईपी एड्रेसेस को आगे मजीद जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अब ये कंसेप्ट किस तरह से आया, अब इसको डिटेल में समझते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस में सबसे पहले डिफरेंस क्या है, ये चीज़ समझते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है। एक हर एक आपको पता है, आपके घरों के अंदर भी एक राउटर लगा होता है, एक वाईफाई वाली डिवाइस लगी होती है जिससे आप कनेक्ट होते हैं, फिर आपको आईपी एड्रेस असाइन होता है, आपको इंटरनेट की एक्सेस मिलती है। वो बेसिकली आपके नेटवर्क का गेटवे होता है। आपके लैन में आपके घर में जितने भी यूज़र्स होते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूज़र्स होते हैं, वो सारे के सारे उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, और उन्होंने अगर इंटरनेट में जाना हो तो उसके लिए उनको उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होना लाजमी होता है। तो या इसके अलावा अगर बेसिक स्विच के साथ हम डिवाइसेस को कनेक्ट करके आपस में डेटा शेयर कर लें तो वो इंटरनेट में नहीं जा सकती, वो स्विच तक की बेसिकली यूज़ होंगी और उनका स्कोप स्विच तक होगा, लैन तक होगा। लेकिन वैन की बात करें तो उसके लिए आपको गेटवे वाली डिवाइस से पास होते हुए जाना पड़ेगा। तो वो जो गेटवे वाली डिवाइस होती है ना, वो एक ब्रिज होता है, वो एक पुल होता है। उसके बाहर आगे इंटरनेट जो होता है आईएसपी लेवल, जहाँ से आपने इंटरनेट लिया होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन होती है। ठीक है। और वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सारा का सारा। और जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उससे आगे जितनी भी, चाहे वो वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी के जरिए डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, वो लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो लोकल एरिया कनेक्टिविटी हुई होती है। तो वो वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां पर जो डिवाइसेस होती हैं उनको प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो वैन इंटरनेट में हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है, जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस एक लैन तक उसका चूंकि स्कोप होता है, इस वजह से एक ही आईपी एड्रेस मुख्तलिफ लैन की डिवाइसेस को असाइन किया जा सकता है। अब इसमें इसका ब्रेक थ्रू क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्या, इसके में बेनिफिट क्या हुए। इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये देखिए, जैसे हमारे पास ये एक लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये राउटर जो हमारा घर का वाईफाई वाला राउटर, इसको आप कंसिडर कर लें। इससे आगे ये स्विच के साथ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन आप इसको स्विच ना कंसिडर करें। सोचें आप ये डिफरेंट यूजर्स हैं, आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आप वाईफाई के जरिए इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं। अब यहाँ से जो बाहर वाला एरिया ये सारा का सारा इंटरनेट है, और ये वाला जो सारा एरिया ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो जब तक कोई डिवाइस यहाँ पर लैन में होगी तो इसको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा। और जब इन डिवाइस ने, यानी इस डिवाइस के यूज़र ने कोई इंटरनेट में या बाहर व्हाट्सएप यूज़ करना है, कोई सर्वर को एक्सेस करना है, यूट्यूब को एक्सेस करना है, या गूगल क्रोम खोलना है, तो तब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। और यहाँ पर राउटर में बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो उसका पर्पस क्या होता है कि जब ये आईपी, कोई एक पैकेट जो होता है, ये देखिए पैकेट किस तरह से पास होता है, ये देखें इस तरह से ये पैकेट होता है जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक वगैरह वगैरह, और डाटा सारा पास होता है। ये ओएसआई मॉडल में आप अच्छे से देख चुके हैं। तो ये इस तरह से एक पैकेट होता है। इसमें देखें शुरू में सोर्स आईपी प्राइवेट था और डेस्टिनेशन आईपी एक पब्लिक आईपी एड्रेस था। जैसे अभी स्काइप पे आप लोग कनेक्ट हैं तो एक मल्टीकास्ट आईपी आपको नजर आ रहा है। लेकिन वही डिवाइस, वो पैकेट जब इस राउटर से पास होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वो ये काम करता है कि वो जो पैकेट के ऊपर प्राइवेट आईपी एड्रेस लगा होता है वो एड्रेस उतार देता है, उस प्राइवेट आईपी एड्रेस को, और वहाँ से अपने जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है, सोर्स आईपी जो उसको इंटरनेट की तरफ से मिला होता है, वो उसके साथ अटैच कर लेते हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो मैं अगर एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, यहाँ पर जैसे मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन होया हुआ है इंडिविजुअल मेरी डिवाइस के लैन कार्ड के ऊपर।
ये देखिए 192.168.10.102। ठीक है, मैं बताता हूँ प्राइवेट की रेंज कौन सी है, पब्लिक की रेंज कौन सी है। पहले ये चीज़ समझाना थोड़ा ज़रूरी था, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्राइवेट और पब्लिक की आगे रेंज की भी समझ आएगी। ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, लेट्स सपोज, और है भी, और आप सबको पता है। और इसको अगर मैंने इंटरनेट में लेट्स सपोज सर्च करना है, इंटरनेट में सर्च करने से मुराद ऑब्वियसली गूगल में जाकर कुछ टाइप करना है। कुछ और टाइप करने से बेहतर है कि सिंपली मैं ये लिख लूँ कि व्हाट इज़ माई आईपी। इंटरनेट में मैं जा रहा हूँ तो इंटरनेट मुझे बताएगा कि एक और आईपी बता रहा है। वहां पर अगर आप लोग देखें तो दैट वाज अ डिफरेंट वन। यहाँ पर एक रेंज हमें मिली थी 192.168.10.102, और यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस नजर आया 182.177.2.211। और ये प्रोसीजर कौन कर रहा है? ये मेरे घर में जो राउटर लगा हुआ है, इसमें ये काम हो रहा है कि इसने लैन के तमाम तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट आईपी प्राइवेट नेटवर्क में मैनेज किया हुआ है, और वैन को पब्लिक नेटवर्क में मैनेज किया हुआ है। और जैसे ही लैन से वैन की तरफ जाने की कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये एक प्रोसेस करता है जिसको नेट कहते हैं, जिसमें ये प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश आगे भेजता है। यानी ये गेट है, दरवाजा है, जिससे होते हुए हमने बाहर जाना है। बाहर का स्कोप अलग है, बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है। इसके अंदर की दुनिया के बारे में बाहर से कोई बंदा नहीं जान सकता। उस आईपी उस कंसेप्ट के बारे में कोई बंदा नहीं जान सकता जब तक वो इसको हैक नहीं करता या फिर इसकी एक्सेस नहीं वो ले सकता। ठीक है, तो इसके लिए जो ब्रेक थ्रू था आईपी एड्रेसेस की हैंडसम जो है वो यूजेज के लिए, कि इसको प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में डिवाइड कर दिया गया था। अब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या थे? जो नेटवर्क के अंदर यूज होने वाली तीन मेजर क्लासेस थी, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, उनके कुछ कुछ बेसिकली आईपी एड्रेसेस को इन्होंने एक सेपरेट कर दिया, उनको पब्लिक आईपी की रेंज से निकाल दिया, उनको फिर प्राइवेट आईपी में यूज कर दिया, ताकि मल्टीपल रेंजेस जो है इनकी, क्योंकि क्लास ए जो है वो एक छोटी सबसे बड़ी जो है ना क्लास है आईपी एड्रेसेस के अकॉर्डिंगली, क्लास बी उससे छोटी है, क्लास सी उससे छोटी है, और इसके बारे में भी डिटेल में आपको आई थिंक अंदाज़ा है, लेकिन मजीद भी हम लोग इसकी डिटेल देखते हैं आगे चल के। तो ये जो मेन तीन क्लासेस थी, इन क्लासेस के कुछ कुछ आईपी एड्रेसेस को उठाकर इन्होंने प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज में डाल दिया। इसका ये बेनिफिट हुआ कि जितनी पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, एक आईओटी का इन्वायरमेंट चल रही है, एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी बेस कर दिया, उसमें 2000 डिवाइसेस उन्होंने कॉन्फ़िगर कर ली, 5000 डिवाइसेस लगा दी, 20,000 डिवाइसेस उन्होंने लगा दी, तो भी उन डिवाइसेस को आगे इंटरनेट में जाने के लिए एक लिमिटेड पब्लिक आईपी एड्रेसेस असाइन कर दें, तो भी वो कंसेप्ट सेम होगा। वो तमाम तर डिवाइसेस प्राइवेट होंगी, जो आईपी एड्रेसेस उनको असाइन होंगी। ऐसी पूरी दुनिया में हजारों ऑर्गेनाइजेशंस को वही सेम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं। क्यों? कि उनका स्कोप जो है वो उस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही है। उनका स्कोप आगे पब्लिक में है ही नहीं, इंटरनेट में है ही नहीं। इंटरनेट में जाने के लिए उनको ट्रांसलेट होना पड़ेगा, लाइक मुझे अभी ट्रांसलेट होना पड़े, मेरे घर वालों में और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, और भी लोगों के मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उन सब को इसी रेंज के कोई मुख्तलिफ आईपीज़ मिले होंगे। यही आईपीज़ आपके घर वालों को, घर के यूज़र्स को भी असाइन हो सकते हैं, और होंगे भी, यही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। और ये क्यों यूज़ होता है इसको भी हम आगे चल के डिटेल में देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी हम पूरी दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही आईपी स्कीम प्राइवेट नेटवर्क में इम्प्लीमेंट कर लें, तो उन तमाम तर डिवाइसेस की लैन के अंदर इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए इट इज़ इनफ, इट इज़ गुड। लेकिन जब उन्होंने इंटरनेट में जाना होगा तो जस्ट उस टाइम के लिए उनको एक पब्लिक आईपी एड्रेस डायनेमिकली असाइन कर दिया जाएगा। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि आईओटी का कंसेप्ट और आईपी एड्रेसेस को अच्छे अंदाज में मैनेज कर दिया गया, और प्राइवेट और पब्लिक के कंसेप्ट के बायस हम लोगों ने आईपी की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर दी। तो अब ये बेसिकली एक ब्रेक थ्रू था, मेजर ब्रेक थ्रू, एक तो उसमें नेट वाला कंसेप्ट, और एक प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में इनको डिवाइड करना। उसके बाद ये जो मेन क्लास ए है 0 से लेकर 126, इसमें जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है क्लास ए में, जो हम प्राइवेट आईपी एड्रेस जिसको कंसिडर करते हैं, वो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज में सबसे बड़ा जो आईपी स्कीम है वो यही है। ठीक है, इसमें 16 पॉइंट समथिंग मिलियन आईपी एड्रेसेस जो हैं वो आ सकते हैं। तो जब आपके पास कोई एक ऐसा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर देखें या इंटरप्राइज लेवल के ऊपर देखें, जहाँ पर यूजर्स जो हमारे पास 5,000, 10,000, 20,000 होते हैं,
तो वहाँ पर हम लोग इस क्लास को डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर क्लास बी को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। क्लास बी की रेंज जो है वो 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक है। इसमें 65,535 IP एड्रेसेस या 65,000 समथिंग IP एड्रेसेस जो हैं वो आ सकते हैं। अब आगे सबनेट और नेट मास्क के बारे में जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि इनको किस तरह से काउंट किया जाता है। उसके बाद क्लास सी की बात करें तो वहाँ पर 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 ये बेसिकली रेंज है जिसमें हम प्राइवेट IP एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। और इसमें जो है वो अगर किसी भी एक इंडिविजुअल क्लास की बात करें तो उसमें 0 से लेकर 255 तक IP एड्रेसेस आ सकते हैं। यानी 3 हिस्से इसके नेटवर्क पोर्शन में होते हैं, एक हिस्सा इसका होस्ट पोर्शन में होता है। नेटवर्क और होस्ट के बारे में भी आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है। बार बार IP एड्रेसिंग के टॉपिक्स के बाद भी जब हम स्विचिंग और वीलेंस बना रहे थे वहाँ पर भी मैं बार बार आपसे ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करता था, और हर एक को मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाई थी इस कंसेप्ट के लिए, ताकि आगे सबनेटिंग में आपके लिए इजी हो कि नेटवर्क और होस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली इस तरह से IP एड्रेसेस को प्राइवेट और पब्लिक में मैनेज करके इंटरनेट के अंदर इसके हम लोगों ने एक अच्छा यूज़ देखा। उसके बाद अब ये जो 3 क्लासेस थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इनमें तो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स IP एड्रेसेस हैं कि क्लास ए का अगर किसी नेटवर्क को आप किसी एक डिवाइस को किसी एक गेटवे में कोई एक सर्वर क्रिएट करोगे IP का, तो उसमें आगे जो होस्ट होंगे उनको इतनी रेंज आ जाएगी। जैसे क्लास ए में टोटल 254 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, 0 नेटवर्क ID, 255 ब्रॉडकास्ट ID। इसी तरह से क्लास अगर बी की बात करें तो वहाँ पर भी हमारे पास डायरेक्ट 254 डिवाइसेस से 65,534 डिवाइसेस तक की बात चली जाती है। तो हमें इनके दरमियान में भी तो वैल्यूज चाहिए हो सकती हैं, लाइक 1000, 2000, 3000 इतने यूजर्स भी। तो उसके लिए हम ऑब्वियसली 65,000 की रेंज तो नहीं बनाएंगे, वैसे मैश क्रिएट हो जाएगा, रैंडम आईपीज मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही क्लास सी की बात करें या फिर क्लास इवन सी की बात करें, उसमें भी 254 डिवाइसेस हैं। तो बाज़ औक़ात हमें क्लास सी के पब्लिक IP एड्रेसेस को ISP लेवल के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे जो है ना रेंजेस बनाकर असाइन करते हैं, 2 2 4 4 8 8 16 16 32 64, इस तरह से ये स्पेसिफिक पार्ट्स में इनको डिवाइड करके जो है वो इनको यूज़र्स को असाइन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को असाइन करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें ऑब्वियसली इन IP एड्रेसेस के नेट मास्क को चेंज करना पड़ता है, इनकी सबनेटिंग करनी पड़ती है, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। उसके लिए फिर हमारे पास यहाँ पर एक वेल नोन मेथड है। हम लोग इनकी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए एक स्टैंडर्ड वे है जिसकी मदद से हम लोग इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ताकि राउटिंग के दौरान में वैन लेवल के ऊपर हम लोग जब डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में IP स्कीम चलाएं तो वहाँ पर हम उतनी रेंज बनाएं जितनी कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। लाइक हमने कोई एक नेटवर्क बनाना है जिसमें हमें 10 IP ज़रूरत हैं, तो हमें ये ना 255 की रेंज ऐसे ही क्रिएट करें, बाकी सारे IPs हमारे स्पॉइल जाएंगे। तो IP एड्रेसेस की वेल और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए हम लोग बेसिकली सबनेटिंग को यूज़ करते हैं। एक बड़ी क्लास को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम लोग उसको एफिशिएंट अंदाज में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको यूज़ कर सकें, और नेटवर्क के अंदर मैश क्रिएट होने से बचाया जा सके। तो इस पर्पज़ के लिए फिर हम लोग सबनेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। सबनेटिंग का कंसेप्ट यहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है। इसके अलावा चूंकि पब्लिक IP एड्रेसेस जो हैं दोज आर नॉट फ्री। प्राइवेट IP एड्रेस तो आप जो रेंज हम अपने घर में भी, अभी लेट्स सपोज मुझे जो IP एड्रेस मिला हुआ है ये तो इसकी रेंज में मेरे पास टोटल जो है ना 254 डिवाइसेस की गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन इसके बजाय मुझे क्या करना पड़ेगा, DHCP सर्वर में जो मैंने क्रिएट किया हुआ है अपने गेटवे वाली डिवाइस में, वहाँ पर जस्ट मैं एक DHCP सर्वर का जो IP है वो क्लास सी का जस्ट मैं दे सी के बजाय क्लास बी का या क्लास ए का दे दूंगा। तो मेरे होस्ट पोर्शन में जो है आगे रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी 254 से पहले 65,000 में, और उसके बाद 16 मिलियन में चली जाएगी एक क्लिक के साथ। लेकिन उसका बेनिफिट मुझे कुछ नहीं होगा। इतने IPs ही हमें असाइन करने चाहिए कम से कम जितने रिक्वायर्ड हो, या कुछ 100 200 अगर ऊपर भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन थाउजेंड्स में या फिर हम लोग 10,000s में IP एड्रेसेस इतने ज़्यादा हमें नेटवर्क के अंदर नहीं यूज़ करने चाहिए, और ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं होती बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर। तो राउटिंग के दौरान में हमेशा हम 2
राउटर्स के दरमियान में जो आईपी स्कीम डिप्लॉय कर रहे होंगे उसमें सबनेटिंग करके हम स्पेसिफिक रेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोग उन राउटर उन बेसिकली होप्स के दरमियान में यूज़ कर रहे होंगे आईपी असाइनमेंट के दौरान में। आई होप सो कि आपको ये सबनेटिंग करते क्यों है इसका कॉन्सेप्ट का आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। एक तो ये, और दूसरी बात आईएसपी लेवल के ऊपर जब इनको आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया जाता है या सेल किया जाता है इन आईपी आईपी बेसिकली सेल होता है। कोई भी आईएसपी है वो क्या करेगा, एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस को परचेज कर लेगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उसको बैंडविड्थ असाइन कर ली जाएगी, और उसके बाद वो फिर अगर तो स्टैटिक परचेज करता है तो वो कॉस्टली है और उसको इंडिविजुअल लोगों को असाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायनेमिक आईपीस परचेज करता है उसके लिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस उसकी बैंडविड्थ की होगी कि बैंडविड्थ कितनी कितनी आप परचेज कर रहे हो। उसके बाद उसको बैक एंड पे तो डायनेमिक आईपीस आया ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, खुद चेंज कर रहा होगा, वो बैंडविड्थ को फिर उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो उसको जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा और जो आईपी स्कीम वो असाइन करेगा, अगर तो वो स्टैटिक आईपी स्कीम है तो सबनेटिंग करके वो स्पेसिफिक उस रेंज के को जो 254 डिवाइसेस वाले अगर आई क्लास का कोई अगर आईपी असाइन कर रहा है या फिर क्लास ए या क्लास बी का इवन वो असाइन कर रहा है, तो उसको सबनेटिंग करके उसको लिमिट करके उस ऑर्गेनाइजेशन को 2 आईपीज या 4 आईपीज तक असाइन करेगा, ताकि उस स्पेसिफिक आईपीज में चाहे वो डायनेमिक हैं या फिर स्टैटिक हैं, वो उस सबनेट मास्क के साथ कोई और इससे एक्सटेंसिव आईपी एड्रेस यूटिलाइज ही ना किया जा सके। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है सबनेटिंग की, वेल मैनेजमेंट का और सबनेटिंग का नेटवर्क के अंदर। तो आई थिंक बेसिक आपको एक मोमेंटम बन गया है, आईपी एड्रेसिंग के कंसेप्ट को समझा आप लोगों ने, सबनेटिंग का आपने पर्पस देख लिया कि व्हाई वी विल डू सबनेटिंग इन द नेटवर्क। इसी तरह से बीजीपी लेवल के ऊपर भी हम लोग जो है ना, जब आईपी स्कीम जनरेट कर रहे होंगे या फिर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे होंगे उन आईपीज की, या फिर हम लोग बेसिकली रूट्स को अपडेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर लूप बैक आईपीज जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ नेटवर्क्स के हम लोग आईपी एड्रेसेस की सब नेटिंग की होगी, और एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर के जो नेटवर्क्स होंगे उनको एडवर्टाइज करेंगे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर। तो वो तमाम तर चीज़ें तब आपको समझ आएंगी वहाँ पर जब आपकी सबनेटिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो सबनेटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवन आप एक बेसिक नेटवर्क्स और आईटी सपोर्ट की जॉब के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेसिक आईटी सपोर्ट में भी सबनेटिंग और आईपी एड्रेसिंग आईपी स्कीम का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन इंटरव्यू, ये याद रखिएगा। CCNA, CCNP, CCI लेवल, इंडस्ट्रियल लेवल, नेटवर्क मॉनिटरिंग लेवल के ऊपर अगर आप जॉब करें या लेवल 1 की सपोर्ट के ऊपर काम करें या फिर लेवल 3 की सपोर्ट के ऊपर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, हर लेवल के ऊपर आपसे सबनेटिंग की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपने लाजमी ये लेक्चर्स को फॉलो करना है, और सबनेटिंग की आपने हम इसमें ये वो हमारा टॉपिक है जिसमें हमारी असाइनमेंट्स भी शामिल होती हैं। तो साथ साथ में आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा और उसमें फिर आप मेरे साथ शेयर किया करेंगे, फिर हम क्रॉस चेक करके उसको भी डिस्कस किया करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स आर रियली वेरी क्रूशल फॉर योर कैरियर। तो इसके लिए बड़े आप डिटेल में और अच्छे अंदाज में, जिन लोगों ने किया भी वही आए, सबनेटिंग जो है वो भूल जाती है, याद रखिएगा। जब तक आप इसके साथ अटैच नहीं रहेंगे, इसको रिवाइज नहीं करते रहेंगे, कुछ टाइम बाद आपको ये कंसेप्ट भूल जाएगा। और इसके लिए आपके पास जब अपने नोट्स बने होंगे, असाइनमेंट्स आपने की होंगी, तो दोबारा जब आपको ये सबनेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप अपने नोट्स जब देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, या फिर इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आपके पास अपने नोट्स होंगे, आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो वन थिंग इज़ रेगुलर इन द क्लास, लिसन टू द लेक्चर again and again until you got all the things, and after that you must have your notepad, notebook, or even a word file where you basically note down those lectures and do practice of subnetting and IP addressing, IP scheme, all the things. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इस लेक्चर को भी दोबारा से सुने, बेसिक आईपी को कंसेप्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सबनेटिंग जो है वो उसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई बात समझ ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो वो पूछ सकता है। तलहा आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन हम जो आगे नई स्विचिंग का बैच स्टार्ट करेंगे
वहाँ पर आपको मज़ीद IP एड्रेसेस को डिटेल में सीखने को मिलेगा। ये एक ओवरव्यू था जिसमें मैंने मज़ीद आपको कंसिडर करते हुए थोड़ी डिटेल में जाने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे जब आपके स्विचिंग वाला बैच जो है स्टार्ट होगा। तो उस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। आज तो हमारी ऑनलाइन क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करें कि आप लोग ऑन साइट आएँ। हम लोग वहाँ पर डाटा सेंटर में बैठ के हम टोपोलॉजी भी क्रिएट करेंगे, राउटिंग के रियल राउटर्स, केबलिंग भी, और ये सारी चीज़ें क्रिएट करके हम रियल टोपोलॉजी भी और GNS में भी हम सिमुलेशन में भी टोपोलॉजी क्रिएट करने के बाद आगे हम अपने राउटिंग को लेके चलेंगे कि वैन और ISP लेवल के ऊपर किस तरह से हमारे आगे IP को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हमारे घर से वो IP इंफॉर्मेशन तो निकल जाती है, हमारे इस राउटर इस गेटवे से तो इंफॉर्मेशन निकल जाती है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि ISP आगे यहाँ से लेकर वो जो यहाँ से, जैसे सऊदी अरब में कुछ लोग बैठ के अभी क्लास ले रहे हैं, कुछ लोग ये देखें US में बैठे हुए हैं, तो ये बात मेरी यहाँ से US में आगे कैसे ISP पहुँचाता है, ये इंफॉर्मेशन आगे कैसे जाती है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम वो देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा इसके लैन के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था, अब हम देखने जा रहे हैं वैन का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर किस तरह से हमारे पैकेट्स जो है ना वो फ्लो करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है और इस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। यू गाइस हैव नो क्वेश्चन, we'll start it on Wednesday, we'll resume it. So Allah Hafiz.